हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक विज्ञान की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आ गया हूं। आज आप फिर से विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं जिसमें आपको अति आनंद आएगा। तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पर आप याद रखिए, अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले आप जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो चलिए हम आज विज्ञान के प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आए हैं आपके सामने, और ये प्रैक्टिस श्रृंखला हमारी है सेट नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। हमें बताना है, कोई भी मानव का शरीर है उसमें जल की मात्रा हमें बताना है कितनी होती है। तो विकल्प की तरफ चलते हैं। पहला विकल्प है हमारा 10%, दूसरा है 20%, तीसरा है 5% और चौथा है 80%। तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में अनेक पार्ट्स होते हैं। तो हम अनेक पार्ट्स की बात करें, जैसे मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में लगभग 85% तक जल की मात्रा उपस्थित होती है। उसी प्रकार रक्त की बात करें तो जो मानव का रक्त रहता है उसमें लगभग 79%, कितना 79% रक्त की मात्रा उपस्थित रहती है। अगर फेफड़े की बात करें तो फेफड़े में 80% तक, रक्त में 79% तक जल की मात्रा होती है, और फेफड़े की बात करें तो 80% तक या 80% तक जल की मात्रा होती है। उसी प्रकार अगर हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में जो रहती है वह जल की मात्रा रहती है कितनी, 22% रहती है। कितनी रहती है, 22% रहती है। तो अब यहां से हमारे पूछा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा रहती है वो 60% से, कितने 60% से लगभग 80% तक मात्रा किसकी उपस्थित रहती है, मानव शरीर में जल की मात्रा उपस्थित रहती है। तो हमारे पहले का सही विकल्प का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का 80% हो जाएगा। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 80% होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। हमें सामान्य तापक्रम बताना है कि लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन है आपके, यहां पर देखना है आपको कि फ़ारेनहाइट में है क्या डिग्री सेल्सियस में। तो पहला विकल्प है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 68 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 66 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है, जो मनुष्य का तापक्रम होता है वह दो में मापा जाता है। एक तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट बोले तो F, और दूसरे की बात करें तो वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। पहला किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और दूसरा क्या है हमारा, डिग्री सेल्सियस में। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है, वह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। पर मित्रों आपको याद रखना है कि ये अगर आपको ये फ़ारेनहाइट में दिया है, अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछ ले कितना होता है, तो आपको करना क्या है, आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है F-32, इसके गुणा में करना है आपको 5/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अर्थात जब अपन यहां पर F की जगह 98.6 रख देंगे और हल करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आपको तापमान जो मिलेगा वह मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना मिलेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अर्थात अगर फ़ारेनहाइट में तापमान पूछे तो आपको बताना है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः कहां पचता है। मुख्यतः पूछा है आपसे,
आपको बताना है मुख्यतः कहाँ पचता है। तो आपको याद रहना चाहिए या पता रहना चाहिए, मानव शरीर में सबसे पहले आहार जो पचना प्रारंभ होता है कहाँ से होता है। तो सबसे पहले कोई भी जो मनुष्य है वह क्या करता है, मुख्य में भोजन ग्रहण करता है और वहीं पर वो क्या करता है, चबा चबा कर इसे खाता है। तो जब वो चबा चबा कर खाता है तो लार बनना प्रारंभ हो जाता है। तो मुख में इसका पाचन सबसे पहले शुरू होता है, फिर मुख से वो कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से अमाशय में जाता है, लेकिन अमाशय के बाद वह कहाँ जाता है, वह जाता है छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, वो छोटी आंत में जाता है और यही मुख्यतः भोजन पचाने में सहायक होता है। कौन, छोटी आंत जो है हमारी, वह मुख्य भोजन पचाने में सहायक अंग होता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है भोजन, बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद मलाशय के द्वारा उसका हम त्याग कर देते हैं। अर्थात हमारे अभी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है, तो वह पचता है छोटी आंत में। अर्थात बी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखेंगे तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। यहां पर आपसे लोहा पूछा है, आपको बताना है कि मनुष्य में लोह तत्व या लोहा किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है आपके पनीर से, दूसरा है पालक से, तीसरा है मछली से और चौथा है दूध से। तो आपको इन चारों विकल्प में से बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें लोह तत्व की सबसे अधिक मात्रा रहती है। तो आपको पता ही होगा कि आयरन की जो सबसे अधिक मात्रा उपस्थित रहती है वह रहती है पालक में। पालक में क्या रहती है, पालक की जो पत्तियां होती हैं उसमें लोह तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा उपस्थित रहती है। अर्थात हमारा चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पालक हो जाएगा। इसी के लिए जो भी व्यक्ति की आंखें कमजोर हो या जो भी शरीर में कमजोरी महसूस करता हो, उस व्यक्ति को अधिक से अधिक हरी सब्जियों में पालक सब्जी का सेवन अधिक करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में या सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके कार्बन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा तत्व कितने परसेंट पाया जाता है। तो जो कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है वह लगभग हमारे शरीर में पाया जाता है 18.5%। कितना पाया जाता है, 18.5%। जो कैल्शियम रहता है वह पाया जाता है हमारे शरीर में 1.5%। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में पाया जाता है 3.2% और ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में पाया जाता है वह पाया जाता है लगभग 65%। तो मानव शरीर में अब आप बता सकते हैं कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह क्या है, डी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। जो कितने परसेंट पाया जाता है, जो 65% पाया जाता है। कितने परसेंट, 65% पाया जाता है लगभग। अर्थात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है, ऑक्सीजन की। उसके बाद किसकी रहती है, कार्बन की रहती है। लेकिन उसके बाद कौन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन। कितनी परसेंट मात्रा रहती है, हाइड्रोजन किसकी रहती है, 9.5% लगभग। और थर्ड में कौन आता है, थर्ड में आता है हमारा, थर्ड में हाइड्रोजन था, फर्स्ट में ऑक्सीजन, सेकंड में कार्बन, थर्ड में हाइड्रोजन, फोर्थ में कौन है, फोर्थ में नाइट्रोजन 3.2% और फिफ्थ में क्या आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है 1.5%। उसके बाद फास्फोरस, ऐसे अनेक तत्व आते रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न है हमारा, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। अब आपको बताना है कि सभी तत्व तो हैं, छह में आपको जो ऑप्शन में दिख रहे हैं, पहले नंबर पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लास्ट में जो दिया है विटामिन, इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसका सर्वप्रथम पाचन मुंह द्वारा किया जाता है या मुंह में किया जाता है। देखो प्रोटीन का तो किया नहीं जाता, आपको ही पता। वसा का पाचन हम चबा के तो मुंह में करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम ऐसा तत्व बताना है जो आपको
पाचन उसका वहीं पर हो जाए, आपको ऊर्जा वहीं से प्राप्त हो जाए, ऐसा बताना है। तो ऐसा तत्व कौन सा रहता है? ऐसा तत्व रहता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वह मुंह में ही पाचन की क्रिया कर लेता है, अर्थात हमारा बी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सिंपल सी बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भोजन का पाचन कहां से चालू होता है। भोजन का पाचन मुख से होता है, वो ग्रसनी में प्रवेश करता है, ग्रसनी के बाद कहां? आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और वो फिर मलाशय के द्वारा उसका त्याग हो जाता है। अर्थात हमारा भोजन का पाचन कहां होता है? सर्वप्रथम या अंग प्रारंभ अंग कौन सा है? तो वह है मुंह, हमारा प्रारंभ अंग है, जो लार बनाता है। लार ही तो क्या करता है? शरीर में अंदर जाता है, और वो लार हमारे भोजन को पचाने में मुख्य सहायक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है। और 8वां प्रश्न क्या है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछा है आपसे, याद रखिएगा, भ्रमित नहीं होना चाहिए। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर में कुल मिला के लगभग 206 हड्डी पाई जाती हैं, आप लोगों को पता है। तो उन 206 हड्डियों में आपको बताना है, इन 206 हड्डियों में से कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है और कहां पाई जाती है, ये भी पता रहना चाहिए आपको मित्रों। तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा जो है सबसे बड़ी हड्डी, वह उसका नाम है फीमर। उसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। वह कहां पाई जाती है? वह पाई जाती है जांग में पाई जाती। कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती। कहां? जांग में। अब सबसे छोटी हड्डी भी आपसे पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए स्टेपीज है। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज है, जो कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी कहां पाई जाती है? अस्थि कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। अर्थात हमारा 8वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या आंतरिक अंग, सबसे बड़ा अंग बोला है लेकिन कौन सा अंग बोला है? आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा भी बताना है और आंतरिक अंग बताना है, आपको ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन है आपके मस्तिष्क, दूसरा है यकृत, तीसरा है गुर्दा और चौथा है हृदय। तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है पर आंतरिक है। तो वो कौन सा है? वह होता है हमारा यकृत। सबसे बड़ा अंग होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। यकृत ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन है? यकृत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का जो मस्तिष्क है उसकी ग्राम में आपको मात्रा बताना है। तो ऑप्शन है पहला 1350 ग्राम, दूसरा है 1230 ग्राम, तीसरा है 1100 ग्राम, चौथा है 1500 ग्राम। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह कितने ग्राम का होता है? वह होता है 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। तो 10वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? 1350 ग्राम, अर्थात ए उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के क्या? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आपको बताना है मित्रों इनमें से। तो पहला है मस्तिष्कांत, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है प्रमस्तिष्क और चौथा है मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वह होता है क्या? वह होता है आपका प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क जो है वह मनुष्य के सबसे बड़े मस्तिष्क का भाग है। सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? याद रखिए आपसे कोशिका पूछा है, भ्रमित नहीं होना है, आपसे ग्रंथि नहीं कोशिका पूछा। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ऑप्शन है पहला तंत्रिका कोशिका, दूसरा है यकृत या लीवर, तीसरा है गुर्दा या किडनी और चौथा है हृदय। तो याद रखिए सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की कोशिका होती है और जिसका नाम क्या होता है?
तंत्रिका तंत्र, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये उत्तर क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन कभी लिखा आ जाए तो आपको न्यूरॉन नाम से भी याद रखना है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताना है। कैसी ग्रंथि का, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। पहला विकल्प है आपका लीवर, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पिट्यूटरी और चौथा है लार ग्रंथि। तो जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह होती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अर्थात 13वां का सी उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कौन सा है आपका, 14वां प्रश्न है हमारा, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, दूसरा है थाइमस ग्रंथि को, तीसरा है तिल्ली और चौथा है बूनर ग्रंथि। तो याद रखिए जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है वह कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। अर्थात हमारा 14 का ए उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 का ए उत्तर कैसा है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, आप मानव शरीर में उप्रोस्थि को कहां पाएंगे। आपको बताना है जो उप्रोस्थि है वह मानव शरीर में कहां पाई जाती है। तो मित्रों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए आपको याद रखना है कि जो उप्रोस्थि है वह मानव शरीर में कहां पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। अर्थात 15वें का ए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भूलना नहीं है वो मित्रों, आपको याद रखना है उप्रोस्थि कहां पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। हमने थोड़ी देर पढ़ा जांग में सबसे बड़ी हड्डी भी पाई जाती है जिसका नाम क्या था, फीमर था। क्या था, फीमर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ही के शरीर से जुड़ा हुआ है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न है, हम एक मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। हम एक मिनट में खालिस्तान यहां पर बताना है आपको कितने बार सांस लेते हैं। तो पहला विकल्प है 16 से 18 बार, दूसरा है 30 से 20 बार, तीसरा है 100 से 110 बार या चौथा है 4 से 8 बार। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो रहता है वह एक मिनट में श्वसन क्रिया लगभग 16 से 18 बार करता है। एक मिनट में कितने बार श्वसन करता है, 16 से 18 बार करता है। आपको यह भी याद रखना है कि एक मिनट में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है, तो वह धड़कता है कितने बार, 72 बार धड़कता है। लेकिन आप कभी भ्रमित नहीं होना, आपसे एक मिनट में कितने बार सांस लेता है बोल रहा है। कभी कभी विकल्प में आपको 16 18 तो लिखा रहेगा लेकिन इधर बाजू में आपको 72 भी लिखा मिल जाता है। तो आपको इस 72 को नहीं लगाना है। 72 क्या है आपका, एक मिनट में हृदय की धड़कन है। और आपको यहां पर सांस के बारे में पूछा है, श्वसन के बारे में पूछा है, तो वो कितने होती है, 16 से 18। अर्थात 16 का ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, टीबिया नामक हड्डी, टीबिया कौन सी, टीबिया नामक हड्डी अस्थि कहां पाई जाती है। इसके नाम से याद रखना है आपको, जो टीबिया नामक हड्डी है वह टा से, ये देखिए टीबिया यहां पर क्या आ जाएगा, टांग। अर्थात टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है, टांग में पाई जाती है हमारे। अर्थात 17वें का बी उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 18वां। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ये भी इस प्रश्न में बहुत आप गलतियां करते हैं और यह प्रश्न आपका गलत हो जाता है क्योंकि आप प्रश्न देखते हैं और उत्तर उसी से मिलता जुलता लगा देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। ऐसे अंग का नाम बताना है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है हमारा पित्ताशय पहला, दूसरा है यकृत, तीसरा है गुर्दा, चौथा है ग्रास नली। तो जो पित्त उत्पन्न करता है वह पित्ताशय नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। वह जो पित्त उत्पन्न करता है मानव शरीर में वह होता है यकृत। अर्थात 18वां का बी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न है हमारा 19वां, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है हमें बताना है। ऑप्थेल्मिक संबंधित है तो पहला विकल्प है नाक से, दूसरा है मुंह से, तीसरा है जीभ से और चौथा है आंख से। तो 9वें का आपको सॉरी 19वें का सही उत्तर आपको बताना है और 19वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा डी, आंख से। तो 19 का डी उत्तर क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मतलब कि ऐसे मानव शरीर में पदार्थ बताइए जो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता हो या तुरंत ऊर्जा का स्रोत हो, ऐसा तो क्या हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं हम। पहला विकल्प है हमारा प्रोटीन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है आपका विटामिन और चौथा आपको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट। आपको याद रखना है मित्रों, मानव शरीर में जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है वह है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऐसा पदार्थ है जो मुंह में ही पाचन क्रिया कर लेता है, अर्थात मुंह में ही पच जाता है। जब वो मुंह में ही तुरंत पच जाएगा तो सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करेगा ना हमें, अर्थात हमारा डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। कभी नहीं भूलना है आपको, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिक से अधिक आप जितने एग्जाम उठा लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम, सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन, क्योंकि अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो आपको बताना है। तो विकल्प है आपका पहला 3, दूसरा है 6, तीसरा है 7.4 और चौथा है 12। तो मानव शरीर का पीएच मान जो होता है वह होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। भूलना नहीं है आपको, याद रखेंगे आप लोग सभी, ठीक है। तो या याद रखें तो कैसा होगा, ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, क्षारीय होता है, याद रखेंगे ये भी, ठीक है। और जल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ये भी याद रखने वाली बात है आपको, अति महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न है, वह है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है। स्पंदन मतलब होता है कितने बार आपका हृदय कंपन करता है, धड़कता है। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही किया कि मनुष्य का जो हृदय है उसकी गति सामान्य प्रति मिनट लगभग 72 होती है, अर्थात 22 का बी उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 23वां, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आया फिर से मित्रों ये भी, कि आपको बताना है सर्वदाता मतलब कि जो क्या करता हो, सभी को दान करता हो, सबको क्या कर देता हो, दान करता हो। ऐसा रक्त समूह हमारा एक ही है, वो कौन है, वह होता है हमारा डी रक्त समूह जो है वह सभी को दान करता है, अर्थात सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। 23 का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ए बी क्या है, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 24वां मित्रों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है आपके लिए। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट आपने कुछ सेकंड पहले ही पढ़ा, कौन, ए बी जो है वह सर्वग्राही होता है। और वो कैसा होता है, वो सर्वदाता होता है। और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न है। प्लीज मित्रों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न है और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक व्यक्ति है जिसका रक्त समूह क्या है, ए बी है। क्या है, रक्त समूह ए बी है। वह किसको खून दे सकता है, आपको बताना है मित्रों। रक्त समूह ए बी वाला वह किस किस को खून दे सकता है। तो आपको पहला विकल्प दिया गया है, वह ए और बी को दे सकता है। किसको दे सकता है, ए और बी को। बिल्कुल गलत बात है, वह ए और बी को कभी नहीं दे सकता।
अगला विकल्प है केवल ए बी को दे सकता है। अगला है ए बी व ओ को दे सकता है, कभी नहीं दे सकता ओ को, तो इन सभी को दे सकता है। जब दो विकल्प हो गए तो तीसरा भी हमारा, चौथा भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात 25 का हमारा बी सही हो जाएगा। ए बी ग्रुप वाला रक्त समूह वाला ए बी को ही दे सकता है, अर्थात हमारा 25 का बी उत्तर कैसा है, सही है। 25 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, केवल ए बी को ही दे सकता है। तो मित्रों आज मैंने आपको धुआंधार 25 क्वेश्चन कराया, और ये 25 क्वेश्चन आप उठा लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लीजिए, आपको एक ना एक प्रश्न इसमें से देखने मिलेगा। तो मैं ऐसी आपको प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड कराते रहूंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा मित्रों। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी के नीचे आप वीडियो के नीचे देखिए, आपको रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार लिखा दिख रहा होगा। इस चैनल को आप यहां पर जाके बाजू में सब्सक्राइब जहां लिखा है उस सब्सक्राइब को दबा दीजिए, और वहां पर बेल आइकन भी होगी या जो घंटी कहते हैं उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, और वहां पर जाके आप ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूं वो आपको मिल जाए और आप उसे पूर्णतः देख के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में मदद प्राप्त कर सकें। तो मित्रों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।